हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए अब हम बात करते हैं रेस्ट ऑफ अलाउंसेस की जो बच गए हैं। अभी आपने मेरे साथ डिस्कशन किया किसके ऊपर, HRA के ऊपर क्वेश्चंस किए हमने उसके। चलिए रेस्ट ऑफ अलाउंसेस जितने भी हैं उनको मैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, मतलब जिसमें आपको 1 रुपये का भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा किसी भी तरीके का, नो एग्जेम्पशन अवेलेबल। ठीक है। उसके बाद पार्शियली टैक्सेबल जो है आपका, या कहूँ पार्टली टैक्सेबल, सबसे बेटर वर्ड पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, मतलब जो अलाउंस आपको मिल रहा है उसका कुछ एक पार्ट आपको एज ए डिडक्शन मिल सकता है। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस में भी हम 2 तरीके के अलाउंसेस देखेंगे बेसिकली। एक जिसमें एग्जेम्पशन अवेलेबल होगी टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट स्पेंड, जितना आपने अमाउंट स्पेंड किया है उस एक्सटेंट तक एग्जेम्पशन मिलेगी। और दूसरा हम देखेंगे ऐसी एग्जेम्पशंस इन विच एक स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट की एग्जेम्पशन हमें मिलेगी। यह भी मैं आपके साथ सब डिस्कस करूंगा एक एक करके। ठीक है। और उसके बाद तीसरा होली एग्जेम्प्ट अलाउंस, मतलब ऐसे अलाउंसेस जिसके ऊपर 1 रुपये का भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर अब हम इसे डिस्कस करना अपना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी जो है वो मैं लेने जा रहा हूँ होल फुली टैक्सेबल की। सबसे पहले आप एक बार चार्ट बना लीजिए फास्ट। चलिए स्टार्ट करें। फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल अलाउंस हमारे कौन कौन से होते हैं? फुली टैक्सेबल अलाउंसेस के अंदर सबसे पहले हमारा आता है डियरनेस अलाउंस। क्या होता है डियरनेस अलाउंस? मैंने आपको बताया था टू कंपनसेट द इन्फ्लेशन जो दिया जाता है उसे हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। फिर टिफिन अलाउंस अगर दिया जा रहा है, हाँ, जो लंच के लिए अगर आपने टिफिन आपका आता है उसके लिए कोई अलाउंस आपको दिया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर किसी भी तरीके का सर्वेंट अलाउंस दिया गया, ठीक है, सर्वेंट फॉर घर के लिए, हाँ। उसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके का कोई मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, ये भी आपका पूरा टैक्सेबल है। ठीक है। इसके बाद अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रोजेक्ट अलाउंस दिया जा रहा है कि कहीं दूर दराज के क्षेत्र में आपको कहीं डाल दिया है, किसी प्रोजेक्ट पे आपको स्पेसिफिक काम करना पड़ा जिसमें आपके कुछ खर्चा हुआ, उस तरीके का। ठीक है। कोई फैमिली अलाउंस आपको अगर दिया जा रहा है फैमिली के लिए, ये सिर्फ नाम बना रखे हैं, अल्टीमेटली सैलरी देने के तरीके हैं अलग अलग। तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि बेटा कोई भी नाम से दो, फुली टैक्सेबल। ओवर टाइम अलाउंस दिया जा रहा है। क्या सर हमें सारे याद रखने पड़ेंगे? जी हाँ। क्या कर सकते हो बताओ? बार बार पढ़ोगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। ओवर टाइम अलाउंस हो गया। इसके अलावा हमारा हो सकता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। नाम सुना? गेस मारो क्या हो सकता है? ये एक्चुअली दिया जाता है उन एम्प्लॉयज़ को जो टीयर 1 सिटीज़ में रह रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर जनरली कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी होती है। तो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस वहाँ दिया जाता है। जैसे कोई एम्प्लॉई है, उसका ट्रांसफ़र किया गया टीयर 1 सिटी में टीयर 3 से, तो उसको फिर अपनी कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी कंपनसेटरी देंगे। डीए इज़ समथिंग डिफरेंट। डीए तो तब डीए ऑन ट्रांसफर नहीं मिलता, डीए तो आपको मिलता रहेगा हर साल, दैट इज टू कंपनसेट द इन्फ्लेशन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस, बट दिस इज टू कंपनसेट कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑन ट्रांसफर। ये जनरली दिया जाता है। बाकी दो आप किसी भी नाम से, किसी भी पर्पज से। ठीक है। वार्डन अलाउंस किसी भी तरीके का, किसी, ठीक है, या इसके अलावा किसी भी तरीके का आपको कोई भी नाम से कैश अलाउंस दिया गया है,
इसके अलावा कोई नया नाम आपने खोज लिया, वो सारे जो हैं उस पर आपको 100% टैक्स देना है। मतलब फुल अमाउंट विल बी एडेड इन ग्रॉस सैलरी। सारा का सारा अमाउंट जो है वो ग्रॉस सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने मेरे साथ देखी लिस्ट किसकी, फुली टैक्सेबल की। अब हम आते हैं इसके बाद पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस पे। मैंने आपको बताया दो तरीके के। फर्स्ट, वो एग्जम्पशंस टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट स्पेंड आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी कैटेगरी 1, और कैटेगरी 2 के अंदर गवर्नमेंट ने एक फिक्स अमाउंट बता दिया, इतना एग्जम्पशन मिलेगा, चाहे खर्च कम हो चाहे ज़्यादा हो, हमें मतलब नहीं है। तो पहले कैटेगरी 1 की बात कर रहा हूँ, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, इसमें मैंने आपको कैटेगरी 1 बता रहा हूं, कौन से, जिसमें एग्जम्पशन मिल रही है हमको टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट स्पेंड, जितना आपने अमाउंट स्पेंड किया है। मतलब जो एक दो अलाउंसेस मैं पहले डिस्कस करूं उससे पहले आपको बता दूं, जितना भी आपको अलाउंस रिसीव होगा उसमें से एग्जम्पशन आप क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, और एग्जम्पशन कितनी होगी, जितना आपने अमाउंट स्पेंड किया। सर अमाउंट स्पेंड अगर रिसीव से ज़्यादा है तो फिर वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा जितना अलाउंस रिसीव हुआ है। इफ अमाउंट स्पेंट इज मोर देन अलाउंस रिसीव्ड, तो जो आपका एग्जम्पशन है रिस्ट्रिक्टेड रहेगा अलाउंस रिसीव्ड तक। ठीक है, जैसे अगर आपको मिले 10,000 और आपका खर्चा 12 का हो गया, तो ये नहीं कि 12 का एग्जम्पशन मिलेगा फिर 10 का मिलेगा। चलिए, अब ये कौन कौन से अलाउंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले हैं ये ट्रैवलिंग अलाउंस। कौन सा, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, ये बेसिकली दिया जाता है टू कंपनसेट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। अगर आपका ट्रांसफर किया गया एक सिटी से दूसरी सिटी में, तो जितना ट्रांसफर में आपका पैकिंग एक्सपेंस आए, ठीक है, जितने भी मतलब आपके पैकर्स एंड मूवर्स ने जो भी आपके खर्चे लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में जो भी खर्चे आए पैकिंग में, और जो ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चे आए ऑन ट्रांसफ़र, ठीक है, उसके लिए जो आपको अलाउंस मिलता है वो क्या है, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसके अंदर आपका आता है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है, ये बेसिकली दिया जाता है टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटीज़। अगर ऑफिस से आपको अपना प्राइवेट व्हीकल नहीं, ऑफिस से आपको व्हीकल नहीं मिला हुआ और आपको अपना खर्चा करना पड़ता है ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, आप अपने कन्वेंस से चलते हो, तो उसके लिए आपको कन्वेंस अलाउंस जो है वो दिया जाता है। दैट इज टू कंपनसेट द एक्सपेंडिचर incurred on conveyance in performance of in performing official duties। समझ में आया। चलिए, इसके बाद तीसरा आपका आता है इस कैटेगरी के अंदर यूनिफॉर्म अलाउंस। जी हाँ, नाम से ही पता लग रहा है ऑफिस की यूनिफॉर्म खरीदने के लिए आपको पैसा दिया गया है,
तो जो पैसा दिया गया है माइनस जितना आपका खर्चा हुआ, ठीक है, दैट इज अमाउंट प्रोवाइडेड टू बाय यूनिफॉर्म या मेंटेनेंस भी आप बोल सकते हो। यूनिफॉर्म को धुलवाना भी पड़ेगा, मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसके लिए भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है डेली अलाउंस। जी हाँ, डेली अलाउंस क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं। ये हमारा प्रोवाइड किया जाता है टू कंपनसेट द कॉस्ट ऑफ living in case of absence from normal place of duty. In case of normal प्लेस ऑफ ड्यूटी, सपोज मैं दिल्ली में काम करता हूँ, दिल्ली जनरली रहता हूँ, बट मुझे सपोज किसी काम से गुजरात भेज दिया गया 7 डेज़ के लिए। अब 7 डेज़ मैं वहाँ रहूँगा, तो 7 डेज़ में मेरा जो खर्चा आएगा उसको कंपनसेट करने के लिए मुझे क्या दे दिया उन्होंने, डेली बेसिस पे डेली अलाउंस टू कंपनसेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन केस ऑफ एब्सेंस फ्रॉम नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। जब ट्रांसफ़र होते हैं तब भी ट्रांसफ़र में जो आपका 4-5 दिन लगेंगे आपको उस पीरियड के अंदर, तो जो आपके खर्चे आएंगे दोनों सिटी में उसको कंपनसेट करने के लिए भी डेली अलाउंस दे दिया जाता है, बट मेन तो इसीलिए दिया जाता है। फिर आता है आपका रिसर्च अलाउंस। रिसर्च अलाउंस जो है वो कहाँ से दिया जाता है, ध्यान से देखिए किस लिए दिया जाता है। रिसर्च अलाउंस दिया जाता है फॉर एनकरेजिंग एकेडमिक रिसर्च या एकेडमिक या आपका वो, हे भगवान क्या हो रहा है, फॉर एकेडमिक या रिसर्च। कोई एम्प्लॉय अगर करना चाह रहा है या अच्छा कर रहा है तो उसके लिए हम उसे क्या प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च अलाउंस। बट अल्टीमेटली फ़ायदा इससे ऑर्गेनाइजेशन को होगा, तभी दिया जाएगा। नेक्स्ट इज हेल्पर अलाउंस। नाम से ही पता लगता है ऑफिस वर्क में हेल्प करने के लिए, टू कंपनसेट द कॉस्ट ऑफ हेल्पर रिक्वायर्ड फॉर ऑफिस वर्क। ये ऑफिस वर्क के लिए देखिए पीछे भी एक मिला था ऐसा कुछ, क्या, सर्वेंट अलाउंस। ये सुनो, सर्वेंट अलाउंस, बट वो क्या था, पर्सनल पर्पस का था। तो वो हमने किस कैटेगरी में गवर्नमेंट ने रखवा दिया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया उस पर आपको फुली टैक्सेबल है, 100% टैक्स देना पड़ेगा। बट यहाँ पर अगर आप देखें ये कौन सा अलाउंस है, हेल्पर अलाउंस, ऑफिशियल पर्पस के लिए है, तो इसलिए जितना खर्चा हो गया उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 6 ऐसे अलाउंसेस हैं, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, डेली, रिसर्च और हेल्पर। इनमें जितना अमाउंट आपका खर्च हुआ है, जितना रिसीव हुआ उसमें से खर्चा माइनस करके बाकी जो बच जाएगा वो आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये थी कैटेगरी हमारी 1। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 2 जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक हमारा फिक्स्ड अमाउंट है जो हमें एग्जम्पशन के तौर पर मिलेगा। जैसे जो भी आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ, ठीक है, उसमें से एग्जम्पशन आपको माइनस करनी है जितनी वो नोटिफाइड है, ठीक है। और जो बच गया वो क्या होगा आपका, टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। और ये जो नोटिफाइड है, हमें, मैंने क्या बोला, जो एक अमाउंट उन्होंने
फिक्स कर दिया कि 1000 रुपये पर मंथ या 2000 पर मंथ जो भी आप पढ़ोगे वो आपको माइनस करना है। नो रिलेशनशिप विद एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर से किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी। चलिए अब ये कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।